वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और टाइट्रेशन। पिछले क्लास में हम लोग रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस, रिलेशन ऑफ डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स, बेसेज, एसिड्स एंड बेसेज, ये सब डिस्कस किए थे। उसके न्यूमेरिकल्स को हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। आइए हम लोग देखें कि टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है। तो टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रेशन और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस is an experimental process, प्रयोग पर आधारित मेथड है जिसके द्वारा by which कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन को ही हम लोग कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ ए गिवन सॉल्यूशन, दिए गए सॉल्यूशन का, जिस सॉल्यूशन को कहेंगे टाइटर सॉल्यूशन, इज डिटरमिन्ड बाय कंपेयर विथ another solution of known concentration, जिसको कहेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। टाइट्रेशन या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग क्या निकालते हैं, कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ ऑफ गिवन सॉल्यूशन बाय कंपेयर विथ अनदर सॉल्यूशन ऑफ नोन कंसंट्रेशन। जो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालना है उसको हम लोग कहेंगे टाइटर सॉल्यूशन, और जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है जिससे हम कंपेयर करेंगे उसको कहेंगे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो हम लोग डिफाइन कर लें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टाइटर सॉल्यूशन किसको कहेंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन फॉर विच concentration is known, जिसका कंसंट्रेशन पहले से मालूम है। टाइटर सॉल्यूशन इज a solution for which कंसंट्रेशन इज अननोन। सॉल्यूशन अननोन नहीं है, कंसंट्रेशन अननोन है। एंड विच इज डिटरमिन्ड बाय कंपेयर विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन।
स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से कंपेयर करके जिसका कंसंट्रेशन हम लोग टाइट्रेशन के प्रोसेस में निकालेंगे उसको कहेंगे टाइटर सॉल्यूशन। If the two solutions are such that one is of an acid and another is of a base, it is called acid base titration। दोनों में से कोई एक सॉल्यूशन एसिड का है और एक बेस का है तो इस प्रकार के टाइट्रेशन को हम लोग कहेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन। आइए हम लोग टाइट्रेशन को अब डिफाइन करें। नाम टाइट्रेशन क्यों पड़ा? ऐसा इसलिए पड़ा कि टाइट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हमको निकालना है या हम लोग निकालेंगे, इसलिए हम लोग कह सकते हैं टाइट्रेशन इज एन एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। टाइट्रेशन वह एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है by which concentration of tighter solution is determined। टाइटर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निर्धारित करते हैं, निकालते हैं बाय कंपेयर विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। चूंकि टाइटर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालते हैं इसलिए इस प्रोसेस को कहते हैं टाइट्रेशन। अब इसके लिए केमिकल्स क्या सब चाहिए? मुख्य रूप से आप लोगों को एसिड बेस टाइट्रेशन ही पढ़ना है। क्लास 12 में प्रैक्टिकल में कुछ रिडॉक्स टाइट्रेशन के भी एक्सपेरिमेंट करने हैं, फिलहाल आपको एसिड बेस टाइट्रेशन के ही सवाल पढ़ने हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए केमिकल्स क्या सब चाहिए? केमिकल्स रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टाइटर सॉल्यूशन, और इंडिकेटर। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टाइटर सॉल्यूशन और इंडिकेटर की आवश्यकता होगी। हम लोग टाइटर सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को डिफाइन कर चुके हैं। अब एक नया टर्म आया इंडिकेटर। इंडिकेटर जैसे आप लोग 4 व्हीलर 2 व्हीलर इससे में जानते हैं, इंडिकेटर लेफ्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है,
स्ट्रेट जाना है तो इंडिकेट करते हैं आप अपने से पीछे और अपने सामने से आने वाले को कि आपको किधर मुड़ना है। वो सूचना देता है, इसलिए सूचक कहेंगे। यहां पर इंडिकेटर कहेंगे वैसे केमिकल सब्सटेंस को, इंडिकेटर या इंडिकेटर्स। इंडिकेटर इज अ केमिकल सब्सटेंस which indicate, जो बताता है, जो कहता है एसिडिक या बेसिक या न्यूट्रल नेचर ऑफ सॉल्यूशन बाय चेंज ऑफ कलर इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम, बेसिक, न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम में कलर अलग अलग प्रोड्यूस करके वह इंडिकेट करता है किसको, नेचर ऑफ सॉल्यूशन को। जैसे मिथिल ऑरेंज, मिथिल येलो, फिनोफ्थलीन, लिटमस पेपर। तो यहाँ हम लोग को ऐसा लेना है जो सॉल्यूशन में ऐड कर सके। तो मेनली आपको दो इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ना है। मिथिल ऑरेंज एंड फिनोफ्थलीन। जैसे मिथिल ऑरेंज फिनोफ्थलीन, ये सब हो गए इंडिकेटर्स। किसके लिए, एसिड बेस टाइट्रेशन के लिए। अब इसके लिए एपरेटस रिक्वायर्ड। एपरेटस रिक्वायर्ड क्या सब होगा, एपरेटस रिक्वायर्ड बीकर, कोनिकल फ्लास्क, ब्यूरेट, पिपेट, और फनेल। पीडीएफ में इसका डायग्राम बना हुआ है। फिलहाल आप इन एपरेटस को 1 बाय 1 डायरेक्ट देख लीजिए, जिससे आपको डायग्राम बनाने में भी आसानी होगी और समझने में भी। पहला है बीकर। ये हो गया आपका बीकर। जैसे ये 400 ml कैपेसिटी का बीकर है, तो आपको 2 बीकर चाहिए, एक में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रखने के लिए, एक में टाइटर सॉल्यूशन रखने के लिए। ये एपरेटस क्या हो गया, बीकर।
उसके बाद कोनिकल फ्लास्क, कोन शेप का फ्लास्क, ये जैसे 250 ml का कोनिकल फ्लास्क है, देख लीजिए यहाँ मार्क बना हुआ 250, तो यहाँ तक का वॉल्यूम हो गया 250 ml। इसमें एक्सपेरिमेंट करने के समय पहले बेस सॉल्यूशन मिलाएंगे, उसमें इंडिकेटर मिलाएंगे, उसको अच्छा से चेक करेंगे और उसके बाद ब्यूरेट से एसिड सॉल्यूशन को ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे और ऐसे पकड़ करके इसको शेक करते हुए ऐड करेंगे किसको, एसिड को। ब्यूरेट ये एक सिलिंड्रिकल एपरेटस है, देख लीजिए इसका वॉल्यूम लिखा हुआ है, स्केल बना हुआ है 0 से लेकर के 50 तक, 50 ml कैपेसिटी का यह ब्यूरेट है। इसको स्टैंड में फिट करेंगे और इसको खोलेंगे तो ड्रॉप वाइज इससे एसिड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, किसमें, कोनिकल फ्लास्क में लिए गए बेस सॉल्यूशन प्लस इंडिकेटर में। इसमें क्या भरेंगे, एसिड सॉल्यूशन। अब एसिड सॉल्यूशन को भरते समय इस ब्यूरेट को पहले कहाँ लगाएं, ये स्टैंड है, स्टैंड में ब्यूरेट फिट करेंगे, कहाँ, स्टैंड में। उसके बाद उसमें एसिड सॉल्यूशन भरेंगे, किसकी सहायता से, फनेल, कीप की सहायता से, फनेल की सहायता से। ये हो गया फनेल। बेस सॉल्यूशन हम लोग कलेक्ट किए पहले लैब में, कहाँ से, बीकर में, और बीकर से उसको ट्रांसफर करेंगे कोनिकल फ्लास्क में, मुंह से खींच करके। तो जिसके सहायता से खींचेंगे उसको कहेंगे पिपेट। अब इसमें वॉल्यूम मार्क बना हुआ है, वॉल्यूम का कट मार्क बना हुआ है, ये 25 ml कैपेसिटी का है, तो उस देखो ये है वॉल्यूम का कट मार्क। तो यहाँ से जब खींचेंगे इसमें बल्ब में भरेगा, फिर यहाँ, तो इसी तक रखना है, यहाँ जो कट मार्क है। और जब इसको ट्रांसफर जैसे वहाँ तक भर गया, इसको ऐसे बंद कर लेंगे, और जब ट्रांसफर करेंगे कोनिकल फ्लास्क में ऐसे, उसको फूंकना नहीं है। जब हम वहाँ पर ट्रांसफर करें कोनिकल फ्लास्क में तो इसको फूंकना नहीं है, क्योंकि स्वतः जितना निकल जाएगा उसका ही वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ है 25 ml। तो ब्यूरेट देख लिए, फनेल देख लिए, पिपेट, कोनिकल फ्लास्क, बीकर और साथ में स्टैंड भी आपने देख लिया। अब आइए हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोसीड्योर, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म करेंगे उसके स्टेप्स हम लोग डिस्कस कर लें। ये सब हमारा ग्लास वेयर्स हो गया। एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस,
एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस। सबसे पहले दी रिक्वायर्ड ग्लास वेयर्स, क्या सब ग्लास वेयर्स चाहिए आप अभी भी देखें। वेयर्स आर टेकन, वॉश्ड विथ क्लीन वाटर, साफ पानी से इसको वॉश कर लेंगे। एंड वाइप्ड, उसको पोंछ लेंगे। फिर से एक बार समझिए, जैसे लैब में आप गए, आपने कोनिकल फ्लास्क लिया, उसको वॉश किया, वॉश करने के बाद इसको उलट के रख दीजिए, पानी निकल जाएगा। फिर फिसले नहीं हाथ से, इसलिए पूरा इसको पोंछ दीजिए। उसी तरह से बाकी ग्लास वेयर्स के लिए भी अप्लाई करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टाइटर सॉल्यूशन लेंगे। इस बीच में जो आपका ब्यूरेट है उसको स्टैंड में फिट कर दें। ब्यूरेट इज फिटेड इनटू स्टैंड्स, ब्यूरेट को स्टैंड में फिट कर दें। Burette is fitted into stands, स्टैंड में फिट कर देंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन एंड टाइटर सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन और टाइटर सॉल्यूशन are taken in two separate beakers, दो अलग अलग बीकर्स में लेंगे। किसको, टाइटर सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को। चूंकि आपके 11th में जो टाइट्रेशन करना है या पढ़ना है वो एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, इसलिए दोनों में से एक सॉल्यूशन किसका होगा, एसिड का, और एक होगा बेस का। अब एसिड सॉल्यूशन को कहां डालेंगे, कहां भरेंगे, ब्यूरेट में। जो एसिड सॉल्यूशन है उसको भरेंगे, उसको सॉल्यूशन इज फिल्ड इनटू ब्यूरेट, भरते हैं ब्यूरेट में यूजिंग फनेल, फनेल लगा करके। फनेल इज removed after filling, भरने का काम पूरा होने के बाद फनेल को हटा देंगे। देखिए ये ब्यूरेट कहाँ लगा हुआ है, कहाँ लगाए हम लोग, स्टैंड में। इसमें स्केल बना हुआ है, इसमें क्या लगा है, फनेल। फनेल की सहायता से भरे। अब इसे फनेल छोड़ नहीं देना है,
फनल अगर छूटा हुआ रहेगा तो हवा के बहाव से ये क्या हो, ऐसे से, तो ये ब्यूरेट भी गिर के टूट सकता है, पहला। दूसरा, अगर ज़्यादा तेज नहीं गिरा तो जो रीडिंग आएगा उसमें एरर आएगा, इसलिए भरने का काम पूरा, फनल को हटा लीजिए। अब अगला स्टेप हम लोग आइए, अब हम लोग उठाइए हाथ में किसको, पिपेट को, और पिपेट से खींचिए क्या, जितना वॉल्यूम कहा गया है किसका, बेस सॉल्यूशन का, बेस सॉल्यूशन का जितना वॉल्यूम कहा गया है उसको खींचिए और ट्रांसफर कीजिए किसमें, कोनिकल फ्लास्क में। सर्टेन वॉल्यूम ऑफ बेस सॉल्यूशन, बेस के सॉल्यूशन का दिया गया कहा गया वॉल्यूम इज ट्रांसफर्ड इनटू कोनिकल फ्लास्क यूजिंग पिपेट, पिपेट की सहायता से। उसके बाद अब आप लैब में जो एक्सपेरिमेंट करा रहे होंगे उनको बोलिएगा कि हमको इंडिकेटर दीजिए, तो जो इंडिकेटर उस दिन एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल होगा या यूजेबल होगा वो इंडिकेटर आपको दिया जाएगा, उसका सॉल्यूशन। तो कुछ बूंदें उसका लेकर के ऐड कीजिए किसमें, बेस सॉल्यूशन में। कौन सा सॉल्यूशन, जो बीकर में रखा हुआ है वो नहीं, जो कोनिकल फ्लास्क में है, और उसको बढ़िया से मिला दीजिए। इंडिकेटर के कुछ बूंद लीजिए किसमें, ग्लास रॉड के सहायता से लीजिए, या ड्रॉपर भी हो सकता है, ड्रॉपर से लीजिए। तो क्या कह रहे हैं, ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ गिवन इंडिकेटर are added to the base solution taken in conical flask. A few drops of indicator are added to बेस सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन जो लिया गया है इन कोनिकल फ्लास्क एंड इज वेल शेकन, उसको बढ़िया से मिला दीजिए। ठीक है, अब ब्यूरेट में देखिए कि इनिशियली एसिड कहाँ तक है। जैसे आपने देखा जो स्केल बना हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक है, टॉप पर कितना है 0 और सबसे नीचे कितना है 50। तो इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट, ब्यूरेट रीडिंग नोट करिएगा। इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग इज नोटेड, इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद एंड ड्रॉप वाइज
एसिड सॉल्यूशन इज एडेड, उसको ऐड करेंगे टू बेस सॉल्यूशन, किसमें? बेस सॉल्यूशन में, प्लस इंडिकेटर जिसको रखा गया है कोनिकल फ्लास्क में, कोनिकल फ्लास्क में, विथ रेगुलर शेकिंग, लगातार उसको शेक करते हुए, रेगुलर शेकिंग। कब तक? टिल फर्स्ट चेंज इन कलर, टिल फर्स्ट चेंज इन कलर, क्योंकि पहले आप इंडिकेटर कहाँ मिलाएं? बेस सॉल्यूशन में, तो इसमें कलर कुछ अलग था। अब आप एसिड मिला रहे हैं, धीरे धीरे वो न्यूट्रलाइज होगा। आपको क्या बताए हैं कि इसको इस तरह से पकड़ेंगे और शेक करते रहेंगे, शेक करते रहेंगे, जिससे कि जो एसिड मिला वो यूनिफॉर्मली बेस सॉल्यूशन में फैलता रहे। जो फर्स्ट चेंज इन कलर है वो क्या इंडिकेट करेगा? न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हुआ इसको, और इसको कहेंगे हम लोग एंड पॉइंट। फर्स्ट चेंज इन कलर तक मिलाएंगे, हम लोग क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट चेंज इन कलर, चेंज इन कलर इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करेगा? एंड पॉइंट, दैट इज एसिड बेस रिएक्शन इज कंप्लीट, मतलब न्यूट्रलाइजेशन इज कंप्लीट, अर्थात मीडियम टर्न्स न्यूट्रल। मीडियम क्या हो गया? न्यूट्रल। अब क्या करेंगे? ब्यूरेट को क्लोज कर देंगे, ब्यूरेट इज क्लोज्ड। ब्यूरेट का जो ओपनिंग है, जो आप यहाँ से इसको खोले थे, उसको बंद कर देंगे। एंड फाइनल रीडिंग, ब्यूरेट का फाइनल रीडिंग भी नोट कर लेंगे। ब्यूरेट को जब क्लोज किए तो उस समय एसिड कहाँ तक था। अब क्या करेंगे? डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल रीडिंग इज नोटेड या कैलकुलेटेड। difference between initial and final या फाइनल एंड इनिशियल, क्योंकि आपका स्केल क्या है? ऊपर से नीचे, एक जीरो से नीचे आ रहा है, तो फाइनल एंड इनिशियल रीडिंग ब्यूरेट रीडिंग इज कैलकुलेटेड। ये क्या बताएगा? ये बताएगा which gives volume of acid reacted, वॉल्यूम ऑफ एसिड जो रिएक्शन में भाग लिया। इसको आगे हम लोग
वॉल्यूम ऑफ एसिड को VS लिखेंगे। अब जो हम लोग कोनिकल फ्लास्क में सॉल्यूशन लिए थे उसको फेंक दीजिए, फिर से धो लीजिए और स्टेप नंबर 5 से लेकर के 9 तक को रिपीट कीजिए। कब तक? जब तक कम से कम 3 बार यूनिफॉर्म रीडिंग फॉर वॉल्यूम ऑफ एसिड नहीं प्राप्त हो जाए। सॉल्यूशन जो यूज हो चुका इन कोनिकल फ्लास्क इज रिजेक्टेड या डिस्कार्डेड, उसको फेंक देंगे। फ्लास्क इज वॉश्ड, फ्लास्क को वॉश करेंगे। एंड स्टेप्स 5 to 9 are repeated to get कम से कम थ्राइस यूनिफॉर्म रीडिंग्स फॉर वॉल्यूम ऑफ एसिड रिएक्टेड। वॉल्यूम ऑफ एसिड रिएक्टेड का रीडिंग कम से कम 3 बार एक समान होना चाहिए। अब आइए ऑब्जर्वेशन टेबल, जो हम लोग एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, जो हम लोग करेंगे, उसको एक डाटा को टेबल में अरेंज करें। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाएंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे? जो एक्सपेरिमेंट करते समय आएगा। ऑब्जर्वेशन टेबल, वॉल्यूम ऑफ बेस VB, ब्यूरेट रीडिंग्स, इनिशियल फाइनल और दोनों के बीच का डिफरेंस। वॉल्यूम ऑफ एसिड रिएक्टेड VA। तो जितना ml आपको बेस लेने के लिए कहा गया उसको आप रखें VB में। सपोज कीजिए आपको कहा गया 25 ml लो, लिख लीजिए पहले 25 ml। इनिशियल में आप शुरू किए 0 तक नहीं 1 तक भरे थे। डिफरेंस मान लीजिए 12 का आया, फाइनल आया मान लीजिए 12 पर, तो डिफरेंस आ गया 11 का। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड रिएक्टेड, अभी रुक जाइए, फिर से एक्सपेरिमेंट को रिपीट कीजिए। फिर 25 ml बेस लीजिए, अभी 12 पर यह है, 12 से मान लो 22 तक गया तो डिफरेंस आया 10 ml का। फिर 25 ml लें, मान लो 22 से शुरू हुआ 32 तक आया तो 10 ml। फिर 25 ml लें, 32 से 42 आया तो 10। इसको हम लोग रफ रीडिंग कर दो और ये जो यूनिफॉर्म रीडिंग आया उसको तुम रख लो वॉल्यूम ऑफ एसिड। और क्या इंडिकेट करना है इसमें? इंडिकेटर यूज्ड। इस एक्सपेरिमेंट में कौन सा इंडिकेटर लिया? जैसे आपको 2 प्रकार का इंडिकेटर पढ़ना है, फिनोफ्थलीन और मिथिल ऑरेंज।
सपोज करो तुमको आज लैब में मिथिल ऑरेंज कहा गया था लेने के लिए, तो इंडिकेटर कौन सा इस्तेमाल हुआ वो नीचे टेबल में लिख दोगे, मिथिल ऑरेंज। अब इस ऑब्जर्वेशन टेबल से कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन एट एंड पॉइंट, जब कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड बराबर होगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, इसलिए VASA बराबर होगा VBSB। लॉ रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस देखिए, VA and VB are known from एक्सपेरिमेंटल डाटा से VA और VB का मान मालूम है आपको। आइदर SA और SB is known being स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दोनों में से कोई एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा, और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मालूम रहता है। मान लो कि एसिड का सॉल्यूशन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, तो क्या होगा? SA मालूम है, if SA is given तो क्या हो जाएगा? SB बराबर, अभी हम लोग क्या देखे थे? VASA बराबर VBSB, तो SB बराबर क्या हो जाएगा? VASA बाई VB। ये नोन है, ये मालूम है एक्सपेरिमेंट से, ये मालूम है, SB का मान निकाल लो। अगर SB दिया हुआ है तो हम लोग SA निकाल लो, SA बराबर VBSB बाई VA। ये मालूम है एक्सपेरिमेंट से, ये मालूम है, ये आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है दिया हुआ है, SA का मान निकाल लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 33 देखो सवाल का, पेज नंबर 434 पर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 में वॉल्यूम ऑफ एसिड दिया हुआ है 50 ml और उसका नॉर्मेलिटी भी दिया हुआ है, तो एसिड का सॉल्यूशन क्या हो गया? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। बेस का सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना लिया? 27.3 ml। SB का मान निकालना है, तो एंड पॉइंट पर क्या होगा? VASA बराबर VBSB, इसलिए SB बराबर VASA बाई VB, और वैल्यू पुट करो। VA बराबर कितना है? 50 ml। SA कितना है? 0.107 नॉर्मेलिटी, तो SB बराबर जाएगा VA 50 ml इंटू 0.107 नॉर्मेलिटी बाई VB कितना है? 27.3 ml। ये कैंसिल कर दो, सॉल्व कर लो। 0.1959 नॉर्मल,
इस तरह से हम लोग इस एक्सपेरिमेंटल डाटा में क्या निकाले, कंसंट्रेशन ऑफ बेस बाय कंपेयर विथ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ एसिड। अब इसके आगे के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे किसको, जो हम लोग पढ़े हैं, रिलेशन ऑफ इक्विवेलेंस, रिलेशन ऑफ डाइल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ एसिड्स, मिक्सचर ऑफ बेसेज, उसको हम लोग उसके प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर आगे एप्लीकेशंस ऑफ टाइट्रेशन को